अब तक के वीडियोस में हमने बात किया था गाउसेस थ्योरम पे कि गाउसेस थ्योरम है क्या, और साथ ही साथ हमने इसे प्रूव भी किया था अलग अलग तरीके से। लेकिन हम गाउसेस थ्योरम यूज क्यों करते हैं, इसका एप्लीकेशन कहां कहां पर है? तो देखिए, बहुत सारे सिचुएशंस में, बहुत सारे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण ऐसा होता है कि आसपास जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उस चार्ज के कारण, उसे पता करना जो कन्वेंशनल मेथड है, बेसिकली कूलॉम्स लॉ, इससे पता करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन वहीं पर गाउसेस थ्योरम चीजों को बहुत आसान बना देता है। बहुत आसानी से आप पता कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि अगर मान ले एक चार्ज्ड स्फीयर, ये एक स्फीयर है, चाहे ये हॉलो हो या फिर ये सॉलिड हो, ये अगर कंडक्टर होगा तो ऑब्वियस सी बात है, चार्ज अगर इसमें आप देंगे, प्रोवाइड करेंगे, तो चार्ज इसके सरफेस पर रिसाइड करेगा। तो हॉलो हो या सॉलिड हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो चार्ज्ड स्फीयर अगर वो कंडक्टर है तो उसके आसपास के रीजन में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, ये हम गाउसेस थ्योरम से बड़े आसानी से पता कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके सरफेस में कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, वो भी पता कर सकते हैं, और उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो कि जीरो होगा, वो भी हम पता कर सकते हैं। उसी तरह से अगर मान ले एक लंबा सा वायर है, इसमें हमने कुछ चार्ज दिया, अब उस चार्ज के कारण इसके आसपास के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। तो जब ये इन्फिनिटली लॉन्ग वायर की तरह बिहेव करेगा, दैट मीन वो सारे पॉइंट्स के लिए जो बहुत क्लोज होंगे इस वायर के, उन पॉइंट्स के लिए ये वायर जो है ऐसा बिहेव करेगा मानो कि ये इन्फिनिटली लॉन्ग वायर हो। देखिए, इन्फिनिटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर और इन्फिनिटली लार्ज चार्ज शीट, प्लेन शीट, ये सारे इन्फिनिट कैसे होते हैं, किन पॉइंट्स के लिए होते हैं, बहुत क्लोज पॉइंट्स के लिए होते हैं। तो वो ऐसा कब हम उसे इन्फिनिट वायर या इन्फिनिट चार्ज शीट मानेंगे, इसके लिए एक वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है इस चैनल पे। उस वीडियो का लिंक मैं यहां पर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यहां पर इन्फिनिटी का मतलब ऐसा नहीं कि इन्फिनिटली लॉन्ग वायर किसी ने कहा तो वो इतना लंबा हो कि हम उसे नाप नहीं सकते हैं, ऐसा नहीं है। या फिर इनफाइनाइटली लार्ज शीट अगर हो, इसका मतलब ये नहीं कि ये इतना लंबा है कि इसका डायमेंशन हम नाप नहीं सकते, ऐसा नहीं है। कोई भी पॉइंट अगर उसके बहुत क्लोज होगा तो उसके लिए ये वायर जो है ये इन्फिनिटली लॉन्ग वायर होगा, चार्ज्ड वायर होगा। उसी तरह से हम गाउसेस थ्योरम के एप्लीकेशन से ये भी पता कर सकते हैं कि अगर एक चार्ज्ड शीट हो, यहां पर इसे भी इन्फिनिटली लार्ज चार्ज शीट होना होगा, दैट मीन यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बाहर निकल रहा है, दैट मीन कि वो सारे पॉइंट जो कि बहुत ही क्लोज है इस शीट के, उसके लिए, उन सारे पॉइंट्स के लिए ये शीट जो है ये इन्फिनिटली लार्ज शीट की तरह, चार्ज शीट की तरह बिहेव करेगा। सो इसे भी हम पता कर सकते हैं, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर बनेगा इसे भी पता कर सकते हैं हम गाउसेस थ्योरम से। उसी तरह से अगर एक आर्बिट्ररी शेप का बॉडी हो, उसमें हमने चार्ज दिया, कुछ इसमें चार्ज प्रोवाइड किया, तो इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण यहां बहुत ही क्लोज या फिर कहें सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसका भी मैग्नीट्यूड हम पता कर सकते हैं गाउसेस थ्योरम से, बहुत आसानी से पता कर सकते हैं हम। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ चार्ज्ड स्फेरिकल कंडक्टर पे। अगर एक स्फेरिकल चार्ज्ड कंडक्टर रहे, जैसे कि ये एक कंडक्टर है, स्फेरिकल कंडक्टर है, इस पे हमने कुछ चार्ज प्रोवाइड किया, तो चलिए इसमें हमने जो चार्ज प्रोवाइड किया उसका मैग्नीट्यूड है Q। तो पॉजिटिव Q चार्ज प्रोवाइड किया गया। यहां पर एक कॉमन सा क्वेश्चन होता है कि पॉजिटिव चार्ज हम कैसे प्रोवाइड करते हैं। उसके लिए यहां से निगेटिव Q चार्ज, दैट मीन बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल रहे हैं जिसका कि मैग्नीट्यूड Q हो, तो टोटल चार्ज अगर Q बाहर निकल जाएगा, निगेटिव Q, तो फिर जो इसमें चार्ज बचा हुआ रहेगा वो पॉजिटिव Q होगा। तो इसीलिए हम कहते हैं जनरल टर्म्स में कि हमने पॉजिटिव Q चार्ज इसे दिया। तो चार्ज जो है इसके सरफेस में रिसाइड करेगा। सो सरफेस में यही चार्ज जो है ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। देखिए, ये 3 डायमेंशनल सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है, सो चार्ज इसमें इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, बिल्कुल इसके सरफेस पे रहेगा। क्योंकि चार्ज अगर अंदर रहेगा तो इन चार्जेस के बीच होगा रिपल्शन, और इसके कारण ये चार्जेस जो है ये एक दूसरे से दूर जाते जाएगा और अंततः सरफेस में जाके वो रुक जाएगा, क्योंकि आगे वो और बढ़ नहीं सकता है। ये तो सिंपली इस पॉइंट ऑफ व्यू में हम ऐसा समझ सकते हैं। आगे चल के हम देखेंगे कि इसका जो और भी रीजन है और बेहतर रीजन क्या हो सकता है, तो वो हम आगे के वीडियोस में देखेंगे। वैसे उस वीडियो का लिंक भी मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जब वो अवेलेबल हो जाएगा तो ये वीडियो भी यहाँ अवेलेबल हो जाएगा। तो अब चार्जेस तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड हो गए, ये 3 डायमेंशनल सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है। तो फिर यहां से फील्ड लाइंस कैसे बाहर निकलेंगे?
अब ध्यान से देखें फील्ड लाइंस को कैसे बाहर निकलना है। किसी भी साइड का कोई प्रायोरिटी नहीं है यहां पर। ऐसा नहीं कि फील्ड लाइन ऐसा इधर मुड़ जाएगा, इस साइड का कोई ज्यादा प्रायोरिटी नहीं है, या फिर कहें ये इस साइड में ऐसे मुड़ जाएगा। सो ना तो इसका ज्यादा प्रायोरिटी है ना ही इसका ज्यादा प्रायोरिटी है। तो होगा क्या, बिल्कुल बीचों बीच से रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर निकलेंगे और कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है। तो यहां पर जो फील्ड लाइंस होंगे यहां रेडियली आउटवर्ड्स होंगे, कुछ ऐसे पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ, कुछ ऐसे रेडियली आउटवर्ड। तो यहां पर मैं एरो लगा देता हूं, चूंकि पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर की तरफ निकलेंगे फील्ड लाइंस, सारे फील्ड लाइंस। देखिए ये बिल्कुल सिमेट्रिकल है, किसी भी साइड का प्रायोरिटी नहीं है ज्यादा या कम। सो ऑप्शन एक ही बचता है कि फील्ड लाइंस को रेडियली आउटवर्ड होना है, और साथ ही साथ ये पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलेगा। अंदर तो कोई चार्ज है ही नहीं, जब अंदर कोई चार्ज ही नहीं है इस जगह पे, तो फिर यहां तो फील्ड लाइन ही नहीं बनेगा। वो हम आगे चल के गाउस थ्योरम से प्रूव भी कर सकते हैं। तो अब 3 पॉइंट्स पे हम पता करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो ये रहे 3 पॉइंट्स। एक तो होगा इसके बाहर, इस स्फीयर के बाहर, एक तो होगा उसके सरफेस पे, और एक होगा उसके अंदर। तो 3 पॉइंट्स को नाम दे देते हैं। चलिए, बाहर वाला जो पॉइंट है यह है पॉइंट P, सरफेस पे जो पॉइंट है यह है पॉइंट Q, और ये जो अंदर पॉइंट है यह है पॉइंट R। साथ ही साथ चलिए इसका जो डायमेंशन है वो भी लिख लेते हैं। ये है इसका सेंटर, तो इसका जो रेडियस है इस स्फीयर का वो रेडियस है स्मॉल लेटर r। साथ ही साथ यहां पर P पॉइंट जो है ये इसके सेंटर से कितना दूर है, क्योंकि P पॉइंट अगर यहां पर हुआ, मान ले बाहर ही है ये, लेकिन यहां और यहां इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम नहीं होगा, इसीलिए P पॉइंट कहां पर है ये भी जानना जरूरी है इसके इलेक्ट्रिक फील्ड पता करने के लिए। तो ये जो है ये मान ले कि R1 डिस्टेंस दूर है, R1 डिस्टेंस दूर। ये Q पॉइंट ध्यान से देखें, ये इसके सरफेस में है, तो ऑब्वियस सी बात है ये डिस्टेंस जो है इसके रेडियस के बराबर होगा। सो ये इसके रेडियस के बराबर है। साथ ही साथ ये R पॉइंट जो है ये कहा गया कि R2 डिस्टेंस दूर है। अब चलिए देख लेते हैं अलग अलग पॉइंट्स में P, Q और R, इन पॉइंट्स में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले चलिए पता करते हैं P पॉइंट के लिए। तो P पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड पता करने के लिए हम ड्रॉ करेंगे एक गाउसियन सरफेस, जो कि ऐसे पार होगा कि उसके सरफेस में रहे ये P पॉइंट, और ये गाउसियन सरफेस ये ऑब्वियसली एक स्फेरिकल सरफेस होगा। यहां पर देखिए, अगर हम गाउस थ्योरम अप्लाई करते हैं, वो कहता क्या है हमें, गाउस थ्योरम हमें बताता है कि इस केस में ये हो गया गाउसियन सरफेस, तो इस गाउसियन सरफेस का जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा ये बराबर होगा ये जितना चार्ज कंटेन करके रखेगा। तो ये कितना चार्ज कंटेन करके रखा है, ये पूरा का पूरा है गाउसियन सरफेस। इस पूरे गाउसियन सरफेस के, दैट मीन ये तो क्लोज्ड सरफेस होगा, इस पूरे के पूरे क्लोज्ड सरफेस जो कि एक स्फीयर है, उसके अंदर कितना चार्ज है। देखिए जो भी चार्ज हमने दिया था वो यहां पर रिसाइड कर रहा है इसके सरफेस पे, तो वो तो इसके अंदर हो गया ना, बड़ा वाला गाउसियन सरफेस के, ये वाला गाउसियन सरफेस जो है तो वो उसके अंदर हो गया। तो अब हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ये बराबर हो गया चार्ज कंटेन्ड डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। हम मान रहे हैं यहां पर जो मीडियम है वो फ्री स्पेस है, कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं है। सो ये फ्री स्पेस है, तो उसका जो एब्सोल्यूट परमिटिविटी है उसे हम एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं, और उसे एप्सिलॉन नॉट से डिनोट करते हैं। एयर या वैक्यूम रहे तो हम ये टर्म यूज करते हैं। एयर का एब्सोल्यूट परमिटिविटी वैक्यूम के एब्सोल्यूट परमिटिविटी के लगभग बराबर होता है, तो एयर के लिए भी हम इसी टर्म को यूज करते हैं। अब यहां P पॉइंट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसे हमें पता करना है। ऑब्वियस सी बात है ये रेडियली आउटवर्ड होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन देखें। सो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। अब हम क्या करेंगे, यहां पर एक छोटा सा सरफेस ड्रॉ करेंगे, बहुत छोटा सा। कहां पर, यहां पर हमने ड्रॉ कर लिया एक बहुत छोटा सा सरफेस, उसका मैग्नीट्यूड है ds। उसका अगर डायरेक्शन देखें, सरफेस तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका अगर डायरेक्शन देखें, डायरेक्शन सरफेस का होता है नॉर्मली आउटवर्ड्स, तो उसका डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही होगा। सो ये हो गया ds का डायरेक्शन। अब इस छोटे से सरफेस में, बहुत छोटे से सरफेस में आप ये पाएंगे कि इसका फ्लक्स अगर d फाई होता है तो हम यहां से कहेंगे कि ये जो छोटा सा फ्लक्स बन रहा है d फाई, ये बराबर होगा किसके, हमें पता है एक सरफेस में फ्लक्स बराबर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और उस सरफेस एस वेक्टर उसे ट्रीट करना होगा, उस सरफेस के बीच का डॉट प्रोडक्ट। तो ये हो गया
जो छोटा सा फ्लक्स बनेगा सिर्फ इस छोटे से सरफेस में, वो यहां पर हम ये फॉर्मूला तभी अप्लाई कर सकते हैं जब पूरे सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो। भले ही देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर कांस्टेंट नहीं है हर एक जगह पे, डीएस की बात नहीं कर रहा है, ये पूरे गॉसियन सरफेस पे ये कांस्टेंट नहीं है। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड को देखें ये इस डायरेक्शन में होगा, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड को देखें तो वो इस डायरेक्शन में होगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। दो वेक्टर क्वांटिटीज को, दो वेक्टर्स को बराबर होने के लिए उनके डायरेक्शंस को भी सेम होना पड़ता है। मैग्नीट्यूड तो सेम होना ही है, डायरेक्शन को भी सेम होना होगा। तो यहां ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेक्टर सेम नहीं है, लेकिन उनके मैग्नीट्यूड सेम है। अब अगर इस सिर्फ डीएस सरफेस को कंसीडर करते हैं आप, ये इतना छोटा है कि आप ये मान सकते हैं यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना और यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना, ये सारे इलेक्ट्रिक फील्ड्स एक दूसरे के साथ पैरेलल है और सारे इलेक्ट्रिक फील्ड्स का मैग्नीट्यूड सेम है, तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। तो उस केस में हम कह सकते हैं हाँ भाई ये कांस्टेंट है सिर्फ इतना सरफेस में। तो फिर जब ये कांस्टेंट है और साथ ही साथ यहां पर देखिए अगर इन दोनों के बीच डॉट प्रोडक्ट होता है, तो डॉट प्रोडक्ट होने से बनता क्या है, ये इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट में हम कहेंगे ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, दैट मीन पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इनटू दूसरा वेक्टर जो कि सरफेस वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड, इनटू कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। सो थीटा अगर इन दोनों के बीच का एंगल होगा तो ये थीटा होगा कितना, अगर दोनों का डायरेक्शन सेम हो, डीएस का डायरेक्शन देखे ये और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ये दोनों तो सेम है, दैट मीन इन दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है और कोसाइन ऑफ 0 डिग्री इज इक्वल टू 1, तो इसे हम ई डीएस कह सकते हैं। ये जो है अगर आप देखें फ्लक्स, कहीं भी आप छोटा सा सरफेस कंसीडर कर ले, यहां कर ले, तो भी आप पाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा होगा नॉर्मली आउटवर्ड्स और सरफेस वेक्टर का भी डायरेक्शन ऐसे ही नॉर्मली आउटवर्ड्स होगा। तो हर केस में चाहे वो छोटा सा सरफेस यहां रहे या फिर यहां रहे या फिर यहां रहे, कहीं भी रहे, उसके लिए ये जो एंगल होगा 0 डिग्री का ही बनेगा दोनों के बीच, इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस वेक्टर के बीच। तो हर केस में हम ये अप्लाई कर सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है चूंकि उसका डायरेक्शन और डीएस का डायरेक्शन सेम है, तो जो फ्लक्स बनेगा वो इसके बराबर होगा, चाहे फ्लक्स आप यहां कंसीडर करें या फिर यहां करें या फिर यहां करें। ये तो स्फेरिकल बॉडी है, सिमेट्रिकल बॉडी है। अब यहां से आगे बढ़ते हुए जब हम टोटल फ्लक्स पता करेंगे पूरे गाउसियन सरफेस में, तो इस पूरे गाउसियन सरफेस में टोटल फ्लक्स को पता करने के लिए हम क्या करेंगे, इसी को कर देंगे इंटीग्रेट, दैट मीन हम इंटीग्रेट करेंगे इसे, तो ये बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई डीएस। और ये देखिए पूरे के पूरे सरफेस में इंटीग्रेट करना होगा हमें, दैट मीन जो जितना भी डीएसएस है, टोटल फ्लक्स अगर इस सरफेस का गाउसियन सरफेस का पता करेंगे तो जितने भी पॉसिबल डीएसएस हैं सबको हमें करना होगा इंटीग्रेट, या सबके फ्लक्स को करना होगा इंटीग्रेट। दैट मीन जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो वो क्लोज्ड इंटीग्रल होगा। सो उसके लिए आप एक सिंबल लगा दें ऐसे सर्कल जो कि क्लोज्ड इंटीग्रल को इंडिकेट करेगा। अब देखिए चूंकि ये फ्लक्स इसे इसके बराबर होना है, तो हम यहीं से आगे कह सकते हैं कि ये जो है क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ ई डीएस इसे बराबर होना इसके, तो Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। यहां पर जैसे कि हमने बात किया इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हर जगह पे, चाहे यहां हो या फिर यहां हो, हर जगह पे उसका मैग्नीट्यूड बराबर है। और यहां से देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड को हम कंसीडर कर रहे हैं, एज वेक्टर नहीं, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड को कंसीडर किया जा रहा। तो हम यहां से आगे इस इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर निकाल सकते हैं। सो हमने इसे इंटीग्रल के बाहर रखा और क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ ds जो कि बराबर होगा Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट के। अब अगर आप इसे देखें क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ ds, किसका ds कहां पर है, इस गाउसियन सरफेस में ds है। सारे डीएसएस को अगर आप इंटीग्रेट करें, जोड़ दे, तो आपको क्या मिलेगा, इस गाउसियन सरफेस का सरफेस एरिया। अब यहीं से आगे बढ़ते हुए हम ये कह सकते हैं कि ये बराबर हो गया E इंटू इस गाउसियन सरफेस का टोटल सरफेस एरिया जो कि होगा 4 इंटू पाई इंटू इसका जो रेडियस है, इसका क्या रेडियस है, इसका R1 रेडियस है। ये यहां से लेके यहां तक का जो रेडियस है इसे हमने R1 माना था। दैट मीन P पॉइंट जो है इस स्फेरिकल बॉडी, इस चार्ज्ड स्फीयर के सेंटर से R1 डिस्टेंस दूर है, वही है R1। सो यहां पर हम कहेंगे R1 का स्क्वायर, ये हो गया ये जो गाउसियन सरफेस है, बाहर वाला गाउसियन सरफेस, उसका सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, इसे इसके बराबर होना है।
तो फिर यहां से आगे हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये E, इसे बराबर होना होगा Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 ओवर 4 पाई R1 स्क्वायर्ड। इसे आप अगर सजा के लिखे आप ऐसे लिख सकते हैं 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई और एप्सिलॉन नॉट को एक साथ रखा हमने, इंटू Q डिवाइडेड बाय R1 स्क्वायर्ड। तो ये हमें एक्सप्रेशन मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड किस जगह पे, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम पता कर रहे हैं, चलिए यहां पर अपेंड कर देते हैं, ये P पॉइंट के लिए हमने पता किया है। सो P पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड जो है EP है। तो यहां से आप एक बात और समझ सकते हैं कि सिचुएशन कुछ ऐसा बन रहा है कि अगर ये P पॉइंट है यहां पर और चार्ज अगर मान ले कहीं पर Q चार्ज है, पॉजिटिव Q चार्ज है, और यहां से P पॉइंट का डिस्टेंस, अगर यहां पर P पॉइंट का डिस्टेंस R1 है इस चार्ज से, तो भी देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इतना ही बनेगा। इसका मतलब सिचुएशन कुछ ऐसा ही बन गया कि मानो P पॉइंट के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके लिए ऐसा लग रहा है जैसे कि पूरा का पूरा प्लस Q चार्ज यहां पर सिचुएटेड है। दोनों में कोई अंतर नहीं है। पॉइंट अगर बाहर रहेगा या सरफेस में रहेगा तब हमें ऐसा दिखता है, ऐसा समझ में आता है, लेकिन वही पॉइंट जब अंदर रहेगा तो ऐसा नहीं होगा। इस पे हम आगे बात करेंगे। तो ये जो सिचुएशन था, कैसा सिचुएशन था कि पॉइंट अगर बाहर रहे, आउटसाइड, तो फिर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इतना मिलेगा। अब देखते हैं पॉइंट अगर सरफेस में रहे, दैट मीन Q पॉइंट के लिए, इसके लिए अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा। तो अब इस केस में देखें, हम गॉसियन सरफेस जो कंसीडर करेंगे कुछ ऐसा होगा। देखिए ये चार्ज स्फीयर हम मान लें, हम उसका पार्ट कंसीडर कर रहे हैं, एक पार्ट। चार्जेस जो है ये सरफेस पे रिसाइड कर रहा है। आपसे पूछा गया है कि इसका सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा, बिल्कुल सरफेस में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है सरफेस से ही तो बाहर निकलेगा। तो यहां पर एक सवाल ये उठता है कि सरफेस जो है बिल्कुल सरफेस में, क्या वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस कर रहा? अगर क्रॉस करेगा तो फिर वहां इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। तो भाई बिल्कुल कर रहा, सरफेस से ही निकला है, और अगर कोई पॉइंट सरफेस पे रहे तो वहां से तो फील्ड लाइन क्रॉस कर रहा, दैट मीन उस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो गॉसियन सरफेस को हम ऐसे ड्रॉ करेंगे कि वो जस्ट जो रियल स्फीयर है उसे जस्ट कवर करे, जस्ट एकदम कवर करे, दैट मीन उसके अंदर, उस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज है, हम कह सकते हैं। तो हमने इस केस में गॉसियन सरफेस को ऐसा ड्रॉ किया, आपको दिख रहा है फिगर में, ये है गॉसियन सरफेस जो कि बिल्कुल रियल सरफेस जो है, जो रियल बॉडी है, स्फेरिकल बॉडी है जिसमें कि चार्ज दिया गया, उसे छूते हुए पार हुआ है। तो ये भी एक स्फीयर होगा, लेकिन इस स्फीयर का प्रॉपर्टी अगर देखें तो इसका रेडियस R होगा। पिछले केस में गॉसियन सरफेस का जो रेडियस था ये R1 था, इस केस में ये R होगा। तो अब यहां से आगे इस केस के लिए हम कह सकते हैं कि जब ये होगा ऑन द सरफेस, सो ये जो केस है ये है ऑन द सरफेस, पॉइंट सरफेस पे ही है, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। देखिए सारी चीजें वैसे ही होंगी। अगर आप यहां से देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ऐसे बाहर की तरफ होगा, सरफेस वेक्टर भी ऐसे ही बाहर की तरफ होगा। हमने एक छोटा सा सरफेस यहां पर कंसीडर किया, ds सरफेस, सो ds सरफेस हमने कंसीडर किया। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है EQ ये इस डायरेक्शन में है, सरफेस वेक्टर का भी डायरेक्शन वही है, जो पहले केस में हुआ वो इस केस में भी होगा। तो यहां तक तो हम पहुंच जाएंगे। तो यहां तक पहुंचने के बाद सेम लॉजिक से हम वहां तक पहुंच जाएंगे कि E इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ds, क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ ds, ये बराबर हो जाएगा, जो चार्ज ये कंटेन करके रखेगा, तो Q चार्ज तो उसके अंदर ही है, हमने बात किया थोड़ी देर पहले, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर ये रियल सरफेस है और गॉसियन सरफेस को हम बिल्कुल इसे छूते हुए पार कर रहे हैं, तो यहां पर बीच में जो मीडियम होगा ऑब्वियसली वो फ्री स्पेस कंसीडर करेंगे उसे हम। और यहां पर मैं आपको बता दूं कि अगर कोई कंडक्टर है तो उसका एब्सोल्यूट परमिटिविटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता है। आगे चल के हम बात करेंगे इन सारे चीजों पे, क्योंकि कोई मतलब ही नहीं बनता है उसके एब्सोल्यूट परमिटिविटी का। अब यहीं से आगे इसे जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो इस केस में हम पाएंगे ये होगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस गॉसियन सरफेस, जो कि किसके बराबर होगा? ऑब्वियस सी बात है, ये जो बराबर होगा ये 4 पाई R स्क्वायर्ड के बराबर होगा, क्योंकि इसका रेडियस जो है ये R होगा इस गॉसियन सरफेस का।
तो यहां से आगे हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ये बराबर हो जाएगा इस टर्म के, और यहां से हमें 4πr² मिलेगा जो कि इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा। सो हम यहां से कहेंगे Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/4πr², और इसे हम सजा के अगर लिखते हैं हम कहेंगे यह है 1/4πε0 इंटू Q डिवाइडेड बाय r²। तो सरफेस में अगर पॉइंट रहे तो इस केस में भी ये ऐसे बिहेव कर रहा है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर हम महसूस करेंगे या देखेंगे, जो पाएंगे, उसके लिए हमें ऐसा लगेगा मानो कि ये पूरा का पूरा जो चार्ज यहां प्रोवाइड किया गया, पूरा का पूरा चार्ज यहां पर कंसंट्रेटेड है इसके सेंटर में। तो अगर ये इसके सेंटर में कंसंट्रेटेड रहेगा तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ही बनने वाला है, क्योंकि वो पॉइंट जो है वो वहां से r डिस्टेंस दूर है सोर्स चार्ज से। तो ऐसा हमें लगता है। इन रियलिटी चार्ज सेंटर पे नहीं रहता है, चार्ज इसके सरफेस पे रहेगा कंडक्टर के, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना वो ऐसा बना मानो कि चार्ज उसके सेंटर में रिसाइड कर रहा। तो इस केस में ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट Q के लिए है। अब तीसरा पॉइंट जो है R पॉइंट, यहां देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा। तो हम क्या करेंगे, यहां पर गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे ऐसा ताकि उस पे ये पॉइंट रिसाइड करे। तो यहां पर अगर आप फ्लक्स देखते हैं तीसरे केस में, सो तीसरे केस में ये है इनसाइड द कंडक्टर, इनसाइड द बॉडी या कंडक्टर। तो इस केस में देखिए आप ये पाएंगे कि फ्लक्स जो होगा इसे किसके बराबर होना, चार्ज कंटेंट डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट परमिटिविटी। तो जैसा कि हमने बात किया कि एब्सोल्यूट परमिटिविटी अगर कोई कंडक्टर हो उसके लिए उसका कॉन्सेप्ट ही नहीं आता। सो यहां ये बराबर हो जाएगा चार्ज कंटेंट, कितना चार्ज कंटेन करके रखा है ये, यहां ध्यान से देखिए कितना चार्ज है इसके अंदर, कोई चार्ज नहीं है। इन रियलिटी चार्ज जो है उसके बाहर है, यहां बाहर वाले सरफेस पे है। रियल सरफेस जो है, रियल स्फीयर जो है उसके सरफेस पे है, उसके अंदर तो कोई चार्ज नहीं है, तो इसके अंदर तो कोई चार्ज नहीं है। तो चार्ज कंटेंट इज 0 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। वैसे यहां पर एप्सिलॉन नॉट लिखना कितना सही होगा या कितना गलत होगा मुझे नहीं पता। मैं आपको इतना बता दूं कि यहां कॉन्सेप्ट ही नहीं आता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी का, अगर मेटालिक कंडक्टर के अंदर देखें किसी पॉइंट में, क्योंकि मेटालिक कंडक्टर एज मीडियम ये बिहेव नहीं करता है। देखिए ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी का कॉन्सेप्ट कहां पर आता है कि अगर कोई स्पेस है, यहां पर हमने चार्ज रखा कुछ, चलिए इतना चार्ज रखा, इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा तो वो डिपेंड करेगा इस मीडियम के एब्सोल्यूट परमिटिविटी पे। अगर यहां पर पानी हो तो फिर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये घट जाएगा, एयर हो तो ज्यादा रहेगा। लेकिन अगर कोई कंडक्टर है मीडियम के तौर पे ऐसा, तो आप उसके अंदर यहां पर चार्ज को कंसंट्रेट नहीं कर सकते हैं, ये कंसंट्रेटेड होगा ही नहीं। अब अगर कंडक्टर कुछ इस तरह का हो और यहां हमने एक हॉलो स्पेस बनाया, अब तो चार्ज यहां पर रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। लेकिन कंडक्टर करता क्या है, ये यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 बना देता है। तो इसीलिए इसके लिए एब्सोल्यूट परमिटिविटी का कॉन्सेप्ट सही नहीं है। तो यहां पर डायरेक्टली 0 लिखना मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा बेहतर होगा। तो इसे हटा के आप डायरेक्टली 0 लिख सकते हैं, क्योंकि चार्ज कंटेंट इज इक्वल टू 0। अब यहीं से आगे आप देखें ये पॉसिबल कब होगा, फ्लक्स जो है ये 0 कब हो सकता है। ये वो वाला गॉसियन सरफेस जिसके यहां पर पॉइंट R है, तो फ्लक्स 0 तब हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ऐसे बाहर निकल जाए, एक तरफ से घुसे दूसरे तरफ से बाहर निकल जाए। ये एक पॉसिबल केस है कि फ्लक्स जो है ये 0 बनेगा इस केस में, क्योंकि अंदर घुसते समय नेगेटिव फ्लक्स होगा, बाहर निकलते समय पॉजिटिव फ्लक्स होगा। ये नेगेटिव ये पॉजिटिव फ्लक्स, ये नेगेटिव फ्लक्स ये पॉजिटिव फ्लक्स। तो जितना नेगेटिव फ्लक्स उतना ही पॉजिटिव फ्लक्स बना। तो इस केस में नेट फ्लक्स 0 हो सकता है। लेकिन क्या ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में ऐसा पॉसिबल है, क्या यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो पॉजिटिव चार्ज से निकलेगा, बाहर निकलेगा, तो यहां से ऐसे अंदर की तरफ जाके यहां दूसरे पॉजिटिव चार्ज में जाके वो टर्मिनेट कर सकता है? नहीं कर सकता है। उसे तो पॉजिटिव चार्ज के बाहर निकलना है, उसी चार्ज से बाहर निकलना है। तो ऐसा तो संभव ही नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि यहां से कुछ आए फील्ड लाइंस और यहां पर टर्मिनेट कर जाए। टर्मिनेट करने के लिए उसे नेगेटिव चार्ज चाहिए होगा, जो कि यहां पर है नहीं। तो जब ये है नहीं तो एक ही पॉसिबल केस बन सकता है कि इसके हर एक पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं बनेगा।
जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं बनेगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो जीरो होगा ही। तो यहां से आगे आप ऐसे भी इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि यहां से अगर आप एक छोटा सा सरफेस कंसीडर करते हैं ds, और आप ये शो कर सकते हैं, यहां से देखें, आप ये शो कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इनटू क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल ऑफ ds, अगर हम यहां पर कंसीडर करते हैं उस ds को, तो ये जो है ये बराबर हो जाएगा किसके? ऑब्वियस सी बात है, फ्लक्स जीरो है। यहां पर तो कुछ फ्लक्स बन रहा था इसीलिए हमने इसे लिखा था, लेकिन इस केस में तो ये जीरो है, तो ये जीरो के बराबर हो जाएगा। ये जीरो नहीं है, ये एक नॉन जीरो टर्म है, क्योंकि ये होगा, ये जो गाउसियन सरफेस है इसका सरफेस एरिया, तो वो तो नॉन जीरो है, तो जीरो होगा कौन? जीरो होगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां से हम आगे कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो है वो जीरो होगा। एक चार्ज्ड कंडक्टर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनता है, भले ही आप कितना भी चार्ज दे दें, क्योंकि पूरा का पूरा चार्ज जो है वो रिसाइड करेगा उसके सरफेस में, तो वो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बनने नहीं देगा। इवन अगर आप कोई कंडक्टर को, चाहे वो चार्ज कंडक्टर हो या अनचार्ज कंडक्टर हो, उसे अगर कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में भी रखेंगे तो भी वो अपने चार्जेस को कुछ ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा कि उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनेगा।